जय हिंद। टाइड्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जो जनरल मास मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर देखने को मिलता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इसी मास मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को क्या बुलाया जाता है? ओशन करंट्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, द जनरल मास मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज ओशन करंट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर कहें तो ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशंस। ओशंस में ये जो ओशन वाटर रिवर के जैसे फ्लो करता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को ओशन करंट बुलाया जाता है। और रिवर कैसे फ्लो करती है? रिवर के अंदर एक लंबा चौड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक लंबा चौड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। वैसे ही ओशंस के अंदर जब एक लंबा चौड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर एक डेफिनेट पाथ में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को बुलाया जाता है ओशन करंट। ये जो ओशन करंट्स हैं, इनको सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया? ओशन करंट्स को सबसे पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया। सबसे पहली बार ओशन करंट्स को किसने डिस्कवर किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये जो ओशन करंट्स हैं, इनके पीछे कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ओशन करंट्स के पीछे दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि इस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को इनिशिएट करते हैं, या फिर ये कहें कि प्राइमरी फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि इस फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अभी तक हमने दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने बात की कि ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है, और ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है? द जनरल मास मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज ओशन करंट। दूसरा, ये जो ओशन करंट्स हैं, इनको सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया? ओशन करंट्स को सबसे पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया। और तीसरा, ये जो ओशन करंट्स हैं, इनके पीछे दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि इस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को इनिशिएट करते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि इस फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी फोर्सेस के बारे में। और टोटल चार प्राइमरी फोर्सेस हैं जो कि करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से चार प्राइमरी फोर्सेस हैं? एक है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। पहला कौन सा है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। दूसरा है विंड, और विंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। तीसरा है ग्रेविटी। तीसरा कौन सा है? ग्रेविटी। और चौथा है कोरियोलिस फोर्स। चौथा कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। बेहद सिंपल। टोटल चार प्राइमरी फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं करंट्स को। कौन कौन से चार प्राइमरी फोर्सेस हैं? सबसे पहला है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। और ये जो हीटिंग बाय सोलर एनर्जी है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है करंट्स को? देखो, हमें ये ऑलरेडी पता है कि पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे पानी एक्सपेंड करता है। जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा उतना ज़्यादा पानी एक्सपेंड होगा। और इक्वेटर के पास में, क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इक्वेटर के पास में जो भी ओशन वाटर होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से एक्सपेंड हो जाता है। ये जो इक्वेटर के पास में ओशन वाटर है, जब ये एक्सपेंड हो जाता है तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, 8 सेंटीमीटर हायर होता है देन दी वाटर इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। मतलब इक्वेटर के पास में ये जो गर्म ओशन वाटर है, ये एक्सपेंड होने की वजह से लगभग 8 सेंटीमीटर हायर हो जाता है देन दी वाटर इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। इसको ऐसे समझा जा सकता है, मान लेते हैं कि ये है इक्वेटर, मान लेते हैं ये इक्वेटर, और मान लेते हैं ये है मिडिल लैटिट्यूड्स, ये है मिडिल लैटिट्यूड्स। अब इक्वेटर पे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो ओशन वाटर होता है उसका लेवल जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर हायर होता है देन दी वाटर इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, एक स्लोप क्रिएट हो जाता है। और अब खुद ही सोच के देखो कि ये जो पानी है, ये पानी इस स्लोप को फॉलो करेगा या नहीं करेगा?
बट ऑब्वियस सी बात है फॉलो करेगा। तो पहला प्राइमरी फोर्स है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। और हीटिंग बाय सोलर एनर्जी किस तरीके से ये जो करंट है इसको इन्फ्लुएंस करता है वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा प्राइमरी फोर्स है विंड। और विंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। और विंड किस तरीके से करंट्स को इन्फ्लुएंस करती है उसके बारे में होपफुली आपको पता होगा। होता क्या है, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर और इसके ऊपर से विंड फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। ये जो विंड है, जब ये विंड ओशन वाटर के ऊपर से फ्लो करेगी तो फ्रिक्शनल ड्रैग लगेगा। और विंड का ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग है ये सरफेस वाटर को आगे की तरफ खींचेगा, आगे की तरफ पुश करेगा और इसकी वजह से जो करंट है वो इनिशिएट होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, वही लिखा हुआ है, द विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन pushes the water to move. The friction between the wind and the water surface affects the movement of the water body in its course. बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर तीसरा प्राइमरी फोर्स है ग्रेविटी। तीसरा प्राइमरी फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी कैसे काम करती है ये हमें ऑलरेडी पता है। जैसे इक्वेटर के ऊपर ये जो पानी इकट्ठा हो गया, ये जो पानी पाइलअप हो गया, अब ये पानी नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ किस वजह से जाएगा, ग्रेविटी की वजह से जाएगा। तो द ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल। जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी को नीचे की तरफ खींचने का काम कौन करता है, ग्रेविटी करती है। और जब पानी नीचे की तरफ बहता है तो एक ग्रेडियंट वेरिएशन देखने को मिलता है और इस ग्रेडियंट वेरिएशन की वजह से ये जो करंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ये इनिशिएट होते हैं। तो तीसरा प्राइमरी फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी। और चौथा है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो मूविंग चीजों की डायरेक्शन को बदलता है, डिफ्लेक्ट करता है। जैसे एयर की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। वैसे ही ये जो मूविंग वाटर है, ये जो ओशंस के अंदर करंट्स मूव कर रहे हैं, इनको भी कोरियोलिस फोर्स जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। और सेम वही राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा इन द नदर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। चार प्राइमरी फोर्सेस हैं जो कि इन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से चार प्राइमरी फोर्सेस हैं, एक है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड और विंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, तीसरा है ग्रेविटी और चौथा है कोरियोलिस फोर्स। होपफुली इन चारों प्राइमरी फोर्सेस के बारे में आपको पूरी बातचीत समझ में आई होगी। अच्छा, एक टर्म और दिया गया है जायर्स। और जायर्स का मतलब क्या होता है, जायर्स आर बेसिकली लार्ज एक्यूमुलेशंस ऑफ वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम। होता क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये है कॉन्टिनेंट की बाउंड्री, ये है कॉन्टिनेंट की बाउंड्री और इधर इक्वेटर है। अब ओशन करंट जो है, ये जो पानी है वो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। पानी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, पानी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये बीच में जो एरिया है यहाँ पे खूब सारा पानी पाइल अप हो जाता है, खूब सारा पानी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इसके इर्द गिर्द जो ओशन करंट्स हैं वो बहते रहते हैं, जो पानी है वो बहता रहता है। ये जो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है जिसके इर्द गिर्द पानी फ्लो कर रहा है उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को जायर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, जायर बुलाते हैं। ये जो जायर्स होते हैं दे प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट्स। किस तरीके से लार्ज सर्कुलर करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं जायर्स, उसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जायर्स का मतलब क्या होता है, लार्ज एक्यूमुलेशंस ऑफ वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड जायर्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि चार प्राइमरी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये जो करंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ढंग से देखोगे तो अभी तक हमने प्राइमरीली बात की है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में। लेकिन वाटर जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करता है, वाटर जो है वो वर्टिकली भी मूव करता है, मतलब नीचे की तरफ गहराई में भी जाता है और मूव करता है। ये जो वर्टिकल मोबिलिटी देखने को मिलती है ओशन करंट्स की, ये देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी में जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी वजह से ये जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स है ये देखने को मिलता है। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो पानी जिसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, वो पानी जिसकी सैलिनिटी हायर होती है वो डेंस होता है देन द वाटर विद द लो सैलिनिटी। वो पानी जिसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है वो डेंस होता है देन दी वाटर विद लो सैलिनिटी। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है
कि जो लो सैलिनिटी वाला लेस डेंस वाटर है वो हाई सैलिनिटी वाले ज्यादा डेंस वाटर के ऊपर रेस्ट करता है। तो नेचुरली क्या होगा कि जहां भी हाई सैलिनिटी वाला डेंस वाटर होगा वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और जो लो सैलिनिटी वाला कम डेंस वाटर होगा वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ये कैसा मूवमेंट है? ये वर्टिकल मूवमेंट है। हमें ये भी पता है कि जो कोल्ड वाटर होता है वो वार्म वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है। कोल्ड वाटर जो है वो वार्म वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है। और इसका मतलब क्या है कि जहां भी कोल्ड वाटर होगा क्योंकि वो डेंस है तो वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और जो वार्म वाटर है क्योंकि वो लेस डेंस है तो वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और ये भी क्या है? ये भी वर्टिकल मूवमेंट है। और यही देखने को मिलता है पोल्स की अगर बात करें तो पोल्स पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और पानी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। तो पोल्स पे ये जो कोल्ड वाटर है ये नीचे की तरफ सिंक करता है, और ओशन में नीचे की तरफ सिंक करने के बाद ये जो कोल्ड वाटर है ये इक्वेटर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है। और इक्वेटर पे क्योंकि पानी जो है वो रिलेटिवली गर्म होता है तो ये जो पानी होता है इक्वेटर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है। तो पोल्स पर ये जो कोल्ड वाटर होता है ये नीचे की तरफ सिंक करता है और धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है। और इक्वेटर पे क्योंकि वार्म वाटर होता है तो वो जो वार्म वाटर होता है वो अलोंग द सरफेस मूव करने की शुरुआत करता है। तो एक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना कि असेंशियली जब हम बात करते हैं ओशन करंट्स के बारे में तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में, लेकिन एक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स भी देखने को मिलता है। और ये जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ वाटर डेंसिटी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो, जब बात होती है ओशन करंट्स के टाइप्स के बारे में तो ओशन करंट्स को भी दो तरीके से क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक तो ओशन करंट्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर डेप्थ, उनकी गहराई के बेसिस पे ये जो ओशन करंट्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है। और गहराई के बेसिस पे, डेप्थ के बेसिस पे एक होते हैं सरफेस करंट्स और दूसरे होते हैं डीप वाटर करंट्स। एक होते हैं सरफेस करंट्स। सरफेस करंट्स का मतलब क्या होता है? सरफेस करंट्स बेसिकली जो वाटर की अपर 400 मीटर वाली लेयर्स हैं, मतलब लगभग 400 मीटर तक की गहराई तक जो ओशन वाटर देखने को मिलता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सरफेस करंट बुलाया जाता है। और ये जो सरफेस करंट्स होते हैं इनमें ओशन के टोटल वाटर में से सिर्फ 10% पानी देखने को मिलता है। और दूसरे होते हैं डीप वाटर करंट्स। ये जो 400 मीटर डेप्थ से नीचे पानी देखने को मिलता है ये होते हैं डीप वाटर करंट्स। और ओशन वाटर का लगभग 90% वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डीप वाटर में देखने को मिलता है। तो बेहद सिंपल, एक तो ओशंस को डेप्थ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है और डेप्थ के बेसिस पे एक होते हैं सरफेस करंट्स जो कि लगभग 400 मीटर तक की गहराई तक देखने को मिलते हैं, और दूसरे होते हैं डीप वाटर करंट्स जो कि 400 मीटर से नीचे गहराई में देखने को मिलते हैं। सरफेस करंट जो हैं उनमें लगभग टोटल ओशन का 10% पानी देखने को मिलता है, और डीप वाटर करंट जो हैं उनमें लगभग टोटल ओशन वाटर का 90% वाटर देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, फिर दूसरा बेसिस जिसके बेसिस पर ओशन करंट्स को क्लासिफाई किया जाता है वो है बेस्ड ऑन टेम्परेचर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के बेसिस पे भी ओशन करंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक होते हैं कोल्ड करंट्स और दूसरे होते हैं वार्म करंट्स। एक होते हैं कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स का मतलब क्या है? कोल्ड करंट्स जो हैं वो कोल्ड वाटर को लेके आते हैं वार्म वाटर एरियाज में। कोल्ड करंट जो हैं वो कोल्ड वाटर को लेके आते हैं वार्म वाटर वाले एरियाज में। ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कोल्ड करंट्स
अगर बात करें लो लैटिट्यूड्स की और मिडिल लैटिट्यूड्स की, लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये यूजुअली कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। कोल्ड करंट जो हैं वो लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में जनरली कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें हायर लैटिट्यूड्स की, तो हायर लैटिट्यूड्स में ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में। देखो, लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये जनरली कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, और ये दोनों हेमिस्फीयर के लिए ट्रू है। लेकिन हायर लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरे होते हैं वार्म करंट्स। ये जो वार्म करंट्स होते हैं ये वार्म वाटर को कोल्ड वाटर एरियाज में लेके आते हैं। ये जो वार्म करंट्स हैं ये वार्म वाटर को कोल्ड वाटर एरियाज में लेके आते हैं। और ये जो वार्म करंट्स हैं ये लो लैटिट्यूड्स और मिडिल लैटिट्यूड्स में जनरली कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। उल्टा हो गया है, पहले क्या हो रहा था, कोल्ड करंट्स जो हैं वो लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। बात अगर की जाए वार्म करंट्स के बारे में, तो ये जो वार्म करंट्स हैं ये लो लैटिट्यूड्स और मिडिल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। और हायर लैटिट्यूड्स में ये जो वार्म करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल में तो पढ़ेंगे लेकिन अब थोड़ा सा देख लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कोल्ड करंट्स हैं, ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कोल्ड करंट्स लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। अब देखो, लो लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये लो लैटिट्यूड वाला एरिया ना, यहाँ तक लो लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड लगभग उनका एरिया है। यहाँ पे एक कोल्ड करंट आपको ये दिख रहा होगा, कैनरीज। और ये जो कैनरीज कोल्ड करंट है ये कॉन्टिनेंट के कौन से कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे है। इधर नीचे देखोगे तो वेनेजुएला करंट, ये भी कोल्ड करंट है, और ये जो कोल्ड करंट है ये भी वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। इधर आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिल रहा है। ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये भी कोल्ड करंट है, और ये भी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। तो इन जनरल लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर बात करें हाई लैटिट्यूड्स की, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में। इधर देखो, ये है लेब्राडोर करंट, और ये जो लेब्राडोर करंट है ये कैसा करंट है, ये कोल्ड करंट है, और ये देखने को मिल रहा है आपको कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे। तो वही कहा जा रहा है। और दूसरा अगर बात करें वार्म करंट्स की, तो हमने क्या कहा कि ये जो वार्म करंट्स हैं ये लो लैटिट्यूड्स में और मिडिल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। देखो ध्यान से, इधर ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। इधर ब्राजीलियन करंट है, ये वार्म करंट है, कहाँ देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। इधर कुरोशियो करंट, ये भी कैसा है, ये भी वार्म करंट है, और ये भी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो वार्म करंट्स हैं ये लो और मिडिल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए हायर लैटिट्यूड्स की, तो नदर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड्स में ये जो वार्म करंट्स हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वार्म करंट है, लेकिन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है वेस्ट कोस्ट पे। थोड़ा हमने ब्रीफली देख लिया कि ये जो करंट्स हैं ये किस तरीके से ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे मेजर ओशन करंट्स के बारे में। मेजर ओशन करंट्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से फ्लो करते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं, कौन से कोल्ड करंट्स हैं, कौन से वार्म करंट्स हैं, उस सब के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज की बातचीत हम हमारी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको समझ आया होगा कि ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि 4 प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन से हैं, और आपको समझ में आया होगा कि ओशन करंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।